बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, रवां साल का सूरज गुरूब होगा तो क्या यही दास्तान छोड़ के जाएगा और नए साल का सूरज कोई दास्तान रकम करेगा सियासी तौर के ऊपर, या फिर यही सूरज एक नई दास्तान रकम करता जाएगा और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में यकुली तौर के ऊपर नए इंतखाबात की गूंज सुनाई देगी। एक तरफ वफाक की जानिब से हाथ मिलाने की कोशिशें भी जारी हैं तो दूसरी तरफ वफाक की जानिब से यह भी इंदिया दिया जाता है कि अगर आप असम्बली तहलील करेंगे तो हम इंतखाबात करवाएंगे, कुली तौर पर इंतखाबात की तरफ माइल नहीं होंगे। जबकि शुजात हुसैन साहब के साहबजादे सालिक हुसैन साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या तय पाया है, इस पर भी बातचीत होगी। पंजाब के अंदर क्या कोई बड़ी तब्दीली रूनमा होने वाली है, वफाक के अंदर क्या कोई चेहरे तब्दील हो जाएंगे, इस पर भी बातचीत होगी। और रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हाफिज हुसैन अहमद की जमीयत उलमा इस्लाम फे के अंदर वापसी हो चुकी है। ये वही रहनुमा हैं जिन्हें जमीयत उलमा इस्लाम फे से मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर उनकी जंबशी कलम से हटा दिया गया था और बाहर निकाल दिया गया था, और इनके साथ दीगर रहनुमा भी थे। लेकिन आज उनकी वापसी हुई तो वापसी के निकात के ऊपर हुई होगी। माजी के अंदर हाफिज हुसैन अहमद साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम फे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या बातें की हैं, पहले वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ता है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है हमें बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी बात के उन्होंने निकाल दिया। लीबिया से कर्नल मुअम्मर कज़ाफी, इराक से सद्दाम हुसैन साहब की तरफ से फंड आते रहे हैं। क्या वो फंडिंग जमात के लिए होती रही है या फंडिंग किसी एक शख्स को होती रही है? हमारे यहाँ जो हुई है उसमें यकीनन उस पर हमने पार्टी के अंदर भी बहस हुई थी और वो पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। हमारी मजलिस शुरा में बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड के तौर पर यही मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने इस मसले को उठाया था और उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत थे। अब मुझे नहीं है कि वो भी दस्तावेजात उनके पास है या नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने उठाया था और यकीनन इस बात पे काफी लेदे हुई थी। लीबिया और उसकी मैंने बात की, वहां पर पाकिस्तानियों ने नहीं भेजे हैं, इसलिए इन तमाम चीजों की तहकीकात की जाए। हाफिज हुसैन अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। राना साहब, हाफिज हुसैन साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो राय रखते थे वो आप भी सुन चुके हैं, हमने बारहा सुनी है। तकरीबन 2 बरस के बाद फिर से जमीयत में वापसी किन वजूहात की बुनियाद पर लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर मेरी आज हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से बात हुई। आज हमारे प्रोग्राम में भी होना था। रात को उनके घर में कोई मेहमानों की आमद थी जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं शिरकत कर सकता। मैंने हाफिज़ साहब से ये सवाल पूछा था कि हाफिज़ साहब ये क्या बात हुई, हम तो आपके मुंह से सुनते थे, आपने जो कहा था। तो उस पर हाफिज़ साहब ने कहा जी मेरे घर मौलाना साहब ख़ुद, तमाम मजलिस शुरा के अरकान और बाकी सारे लोग मिलकर आ गए। चूँकि ये जमीयत उलमा इस्लाम, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले से हूँ इसमें और ये मेरी जमात है, तो कोई मुझे मेरी जमात से किस तरह निकाल सकता था? ये मेरी जमात थी, कल भी मेरी जमात थी, आज भी मेरी जमात है। और उन्होंने आकर मैंने कोई मुझसे ऐसी बात नहीं की और सब ने कहा जी आप वापस आ जाएं। जिसके बाद मैं उसमें वापस आ गया और मैंने कहा मैं तो इसमें से गया ही नहीं, तो फिर वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जाते हैं वो वापस आते हैं। मैं तो इसमें मौजूद था, मौजूद हूँ और लिहाजा मैं इसी जमात में हूँ। यानी रूठी हुई तमाम शख्सियात की वापसी हो जाएगी? मेरा ख्याल है तमाम शख्सियात की वापसी नहीं होगी। मैं एक बात बता दूँ, दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, हाफिज़ हुसैन अहमद बड़े अपनी बात के पक्के और स्टैंड लेते हैं। अब भी अगर मौलाना फजलुर रहमान कोई गलत काम करेंगे तो हाफिज़ हुसैन अहमद उस पर स्टैंड ले लेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल चैनल पे बैठ के यह बात कह रहा हूँ। मैं जिस हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को जानता हूँ, मुझे पता है कि वो डट जाते हैं और उन्होंने हमेशा असूल और कानून के और आइन के मुताबिक बात की है। अब उनके घर में सारे चले गए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें जिस तरह उनके घर गए हैं। जब किसी के घर कोई जाता है तो फिर उसे एक जरगा होता है ना, जरगा होता है, सारे लोग जाते हैं, तो फिर इस तरह वापस भेजा नहीं जाता। अब हाफिज़ साहब जो है वो कहते हैं कि मैं वो चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें ख़राबी की तरफ गई थी। अब वो चीज़ें दुरुस्त होती हैं
या हाफिज साहब उन गलत चीज़ों में चले जाते हैं, इसका तयन तो हाफिज साहब ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कल प्रोग्राम में हाफिज साहब से ये सारी बातें पूछें। लेकिन हाफिज साहब ने जो कहा था कि फ़ंड कौन खा गया, कहाँ से फ़ंड आया, हाफिज साहब ने दुरुस्त कहा था, इसका जवाब जमीयत उलमा इस्लाम को देना चाहिए। हाफिज साहब ने जो कहा था कि अपनों को नवाजते हैं, दुरुस्त कहा था, इसका जवाब भी देना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये सारे चीज़ें छोड़ दी सर, इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम को इसका जवाब देना चाहिए जो उन्होंने किया है। वो क्या किया है? वो खैमे जो गैर मुल्की इमदाद के तौर पर दिए गए, जो बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान का हक थे, जो बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान को दिए जाने चाहिए थे, वो जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में बतौर कारपेट किस तरह बिछे। हम तो इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये मजलूमों के दावेदार हैं, तो ये किस तरह हुआ? छोड़ दे बाकी फंड, हर चीज छोड़ दे, इसका जवाब कौन देगा? क्या किसी ने ट्वीट किया इस पे? यासर, हमारे इतने इतने बड़े मामलात पर ट्वीट करने वाले खामोश हो गए, इस पर बात करने वाले सियासतदान खामोश हो गए। उन खैमों को वहां पर किसने बिछाया कारपेट की जगह? वो खैमे मुतासरीन के पास क्यों नहीं पहुंचे? अगर वो 100 खैमा है, 200 खैमा है, 5 खैमे है, 1 खैमा है, जमीन पे बिछा नजर आ रहा है ना, आपने देखा है ना चला चैनल्स पे, तो फिर मुझे बता दें कि उसका जवाब कौन देगा? फिर जब जमीयत उलमा इस्लाम के अगर लोगों ने वो किया या किसी ने भी किया, तो उसका जवाब तो इन्हीं से लेना पड़ेगा ना। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ये जवाब दिए बगैर चले जाएं। गरी तो याद आज गई सबको तोशा खाना की, वो तो खरीद कर बेची, लेकिन जो चीज़ें गरीबों की थी, जो यहां पर उन मुतासरीन की थी, उसका जवाब कौन देगा? वो कौन देगा? उसका जुम्मेदार कौन होगा? ये गुनाह भी है, ये बेईमानी भी है, ये अमानत पे खयानत भी है, ये सब कुछ है। इसका जवाब कौन देगा? यासर साहब छोड़ दें, आप हुसैन अहमद साहब उनके साथ चले गए, नहीं गए, यहाँ पे कोई किसी के साथ होता है नहीं होता। जिन्होंने जो बातें की तो उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। लोग पूछेंगे, टीवी चैनल पे चली हुई चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहती हैं। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि हाफिज हुसैन अहमद साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे घर आए, मेरे घर आ गए, तो मैं क्या कहता, मैं तो हूँ ही उसमें। लेकिन राणा साहब यहाँ पे सवाल ये बनता है, इन शख्सियात की वापसी जो रूठे हुए थे, इनका सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक और पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। तो क्या मौजूदा सूरत हाल के अंदर इन शख्सियात की वापसी इस इत्तेहाद के टूटने का इंदिया देख रहे हैं? ये इत्तेहाद टूट रहा है, इनकी वापसी इस इत्तेहाद के टूटने का अंदिया भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी इत्तला है कि मौलाना साहब शदीद परेशान हैं। उनकी परेशानी भी बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना साहब मुझे एक बात तो बता दें, पिछले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कोई एक सीट बता दें जहां पर मौलाना साहब के बंदे जीते हों। वो तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने डेंट डाला ना उनको, सबसे बड़ा तो सर डाला ना डेंट डल गया। डेंट डलने के बाद भी कहाँ से वो जीते? मौलाना कासम साहब की नशिस्त कोई आम नशिस्त थी? एक एक घर में उनका वोट था। इसी तरह और जगहों पर भी जो उनके उम्मीदवार थे, कभी कहीं आपको नज़र आए भाई? आपको मैं चलिए ख़बर दे दूँ, ये जो है ना PDM, यह PDM, ये 3 लफ्ज़ है ना, इसके अंदर 3 ग्रुप बन गए हैं। एक पापा बचाओ ग्रुप बन गया है PDM, यानी मियाँ बड़े मियाँ साहब बचाओ, और जो दूसरा D जो है वो डेंट ग्रुप बन गया है। उन्होंने अंदर ही एक दूसरे को डेंट डालना शुरू कर दिया है। और जो M है कि मुझे सब कुछ दे दो, तो ये आपस में लड़ाई शुरू हो गई, मुझे दे दो। तो ये PDM 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। यासर साहब अब हंस रहे हैं, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। मैं M का इंतजार कर रहा था कि M का मौका पर आप क्या लिखा। तो ये चल रहा है, ये सारा कुछ है, सारे बड़े शदीद परेशान हैं। वो मौलाना साहब जो कल कुछ और कहते थे, आज चले गए हाफिज हुसैन अहमद साहब के घर, और हाफिज साहब के घर जाकर वो किसी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए, हाफिज साहब के पहलुओं में, हाफिज साहब के बिल्कुल पाँव के साथ, उसे कहते हैं ना अदब के साथ बैठे। आप तस्वीर में देख लेना, तो दरमियान में हाफिज साहब भी बैठे हैं ना। ये किसी को जब कोई मनाने जाता है ना जरगा लेके, तो ख़ानदानी लोगों के अंदर ये रवायात होती हैं कि वो
अदब करते हैं और उसकी बात को मानते हैं, उनको इज्जत देते हैं यासर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा तो एक सवाल है, ये तो बड़ी छोटी खबर है, ये बताएं कि जो इन्होंने वहाँ पे गलत किया है, अगर मेरे प्रोड्यूसर वो फुटेज भी दिखा दें तो बड़ी मज़ा आ जाएगा कि जिस पे ये कारपेट बिछाए हुए हैं, कारपेट की जगह वो खैमे बिछाए हुए हैं। चले तो ये चीज़ें हैं या सर, ये जवाब देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी होता है, दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। मैं कर लूँ, आप कर लें, कोई और कर ले, शायद कुछ और बात होती। जब आलम दीन के जलसों में, इस्तकबालियों में ये सब कुछ होता होगा तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब तो कहीं आप कहेंगे मैं बच के निकल जाऊँ, तंग गली से निकल जाऊं और मुझे पूछे भी कोई ना कि मैं इसलिए कि मैं आलम दीन हूं, मैं इसलिए कि मैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद किसी और से होगा। बातें तो आप आगे चल के देखें से, ये PDM जो है ना, ये तीन मैंने मुहफ़्फ़ आपको बता दिया, ये जा रहे हैं, टूट गए हैं। ये 3 जमातों का असल में थी ही 3 जमातें, बाकी तो जिसे कहते ना सब्जी लेने जाए धनिया दे देना भाई ना, हरी मिर्चा थोड़ी दे देना, वो होता था ना एक ये। बाकी तो वो साफ था ना, पीपल्स पार्टी, नॉन लीग और जमीयत उलमा इस्लाम। बाकी कौन सी बड़ी जमात थी मुझे बता दें। लेकिन राना साहब, अगर धनिया ही ना हो तो हंडिया में खूबसूरती क्या है? खत्म हो गई हंडिया पकी थी, हंडिया पकी थी। एमकेएम को अगर आप निकाल दें तो फिर हंडिया में बचता क्या? हंडिया पकी थी, बिल्कुल पकी थी, हंडिया पकी थी। लेकिन यही तो फड्डा पड़ गया उस पकी हुई हंडिया में। ये तीनों तो ले गए सारा कुछ, बाकी बेचारे जो थे जिनको आप बाकी एमकेएम हो या दूसरी हो, उनके पल्ले क्या रहे, उनको मिला क्या है? अब इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ये कराची का एडमिनिस्ट्रेटर आपका होगा, इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ये फ़लाँ चीज़ आपकी होगी, और जब 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 बदनामी लेने का वक्त आया तो उनको दे दिया, जब अच्छाई लेने का वक्त आया, तब मिठाई लेने का वक्त आया, खताई लेने का वक्त आया तो सारा कुछ खुद ले गए थे। और भाई इन्होंने तो कमाल का सारा कुछ बना लिया यासर साहब। अब है एहतसाब का वक्त। मैं आज आपको खबर देता चलूं, तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। कहां पर? बहुत सी जगहों पे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। उससे क्या होगा? बहुत से लोगों के राब्ते खत्म हो गए हैं, बहुत से लोगों की लाइनें कट गई हैं, गाड़ियों की डिग्गियों को चेक करना शुरू कर दिया है। अब किसी गाड़ी की डिग्गी में कोई नहीं जाएगा, अब डिग्गियों की भी तलाशी होगी, डिग्गी वालों की भी तलाशी होगी। अब उन गाड़ियों को उन रास्तों रूट्स पर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। डिग्गी का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते। एजाजुल हक साहब ने इसकी वजाहत ये की थी कि मैंने तो हज़रत तफन्नुन डिग्गी का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कौन सा कह दिया डिग्गी में कोई बंदा बंद होके जा रहा है? डिग्गी में कोई गैर कानूनी चीज़ भी तो जा सकती है ना यासर साहब। तो मैंने तो हर मॉल में चेकिंग होती है। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि अब तो चेकिंगें सख्त हो गई हैं, अब चेहरों से वो रौनकें ख़त्म हो गई हैं, अब तो बड़ा कुछ हो गया है जनाब। शादाबियाँ रानाइयाँ जाती रही, जाती रही। कल राना तनवीर साहब ने कहा था कि दिसंबर में मियाँ साहब नहीं आ रहे। मियाँ साहब ने 5 शर्तें रख दी आने की। अब वो 5 शर्तें कौन पूरी करेगा? अगर वो 5 शर्तें पूरी करते हैं तो जनाब मर गए ना सारे। क्या होंगी शर्तें? आप तो सारी चीज़ें पूछते जा रहे हैं ना। चलो, पहली शर्त जनाब मेरे केस ख़त्म करो। सही। दूसरी शर्त मुझे पार्लियामेंट की सियासत की इजाज़त दो। तीसरी शर्त तमाम जायदाद वापस। ओके। चौथी शर्त जनाब के मेरी बेटी वज़ीर आज़म होगी। और 5वीं शर्त वज़ीर आला हमजा शहबाज नहीं होगा, जुनेद सफदर होगा। हाँ जी, अब लेना जनाब। वो कहते हैं आपने बड़ा कुछ कर लिया, मैंने आपको वज़ारत आला, वज़ारत उस्मा सब कुछ दे दिया, आपने मौज मस्ती सब कुछ कर ले, अब है बारी हमारी, तो हमारी बारी भी तो आने देना। क्या हम सिर्फ लेकिन लोगों से? जुनेद सफदर ने तो अभी पॉलिटिक्स में कदम ही नहीं रखा, ना अभी कोई सियासत सीखी। चले, मरियम नवाज साहिबा ने जलसे जुलूस तो लीड किए हैं, तो जुनेद सफदर का सियासी करियर क्या है? मुझे आपने कभी मुगलिया ख़ानदान की कहानी पढ़ी हुई है ना? और भाई वहाँ पे सियासत सीखनी नहीं पड़ती थी। ये भी ख़ानदान शाही ख़ानदान है। ये यहाँ पर सियासत सीखना या सिखाने का तो दूर दूर तक अमल दखल कोई नहीं होता। ख़ानदान का फ़र्द होना चाहिए, शरीफ साथ लगना चाहिए, फिर वज़ीर आला भी है, वज़ीर आज़म भी है। ये मरूसी सियासत है, इसमें आ जाएंगे। सीखना क्या है? सीखना क्या है मुझे बताए ना, क्या सीखने में है क्या?
सियासत में सीखना ये है कि पैसे कितने लूटने हैं, बाद जो किस तरह NRO लेना है, किस तरह हमने करना है, ये क्या सीखना है। यहाँ ये सीखना है कि खिदमत किस तरह करनी है। दोनों में से एक चीज़ सीखनी है ना, तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का तो कोई ना कोई मास्टर है ही ना। क्यों फ़िक्र करते हैं आप फ़िक्र ना करें जनाब। पर्चियाँ भरी थी, पहली पर्ची उनकी निकल आई थी साहब, उन्होंने मौजे मस्ती कर लिया, पर्ची उनकी है। तो ये 5 शराइत हैं जनाब, इन 5 शराइतों में से एक शर्त तो पूरी नहीं होगी। अच्छा, बल्कि मैं आपको बताऊं, इन शराइत में से सिर्फ एक ही शर्त पूरी होगी, बाकी कोई 2 शर्तें हो जाएंगी पूरी, 3 नहीं होगी। 2 शर्तें, चले मैं आपको बता दूँ, 2 शर्तें ये पूरी हो जाएंगी जनाब। मलक अरशद वाले केस में रिलीफ मिल जाएगा, जायदाद ऑलरेडी वापस मिल गई है, केस ख़त्म हो जाएगा। पार्लियामेंट की सियासत नहीं मिलेगी, किसी तौर पे नहीं मिलेगी। मरियम साहबा किसी तौर पे वज़ीर आज़म नहीं होंगी, जुनैद सफदर साहब किसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगी। चल, मरियम सफदर साहिबा पार्टी सदर, हाँ पार्टी सदर हमने कल कह दिया था कि वो पार्टी सदर बन रही है। बन रही हैं? हाँ बन रही है जी। अच्छा, तो चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात से क्या निकला? चौधरी सालिक हुसैन साहब मुलाकात की है, बड़ी अच्छी मुलाकात की, सोना बादाम भी पेश की उससे, और चकवाल की रियोरियाँ ये भी मियाँ साहब ने कहा ये भी खाएं। फिर मियाँ साहब ने ड्राई फ्रूट भी पेश किया, ख़ुद भी खाते रहे, उनको भी पेश किया। और मुलाकात के एंड में ये निकला, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ जनाब, वहाँ पे पंजाब की जब सियासत की बात हुई तो सालिक साहब ने वाज़े कहा जी हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासी ज़िंदगी में, हमारा ज़ाती तल्लक है, सियासत अपनी अपनी। तय ये करने गए कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में हम जो काफ लीग के लोग आपकी खातर आए हैं, हमने आप मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें सपोर्ट करेगी, हमारे हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। मैं आपको अंदर की बात बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये कहने गए हैं वो। उन्होंने कहा जी मोहन साहब को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ को वो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही एक हैं, आपने हमें करना है। उन्होंने अपने चंद हल्के बताए, तारिक बशीर चीमा साहब का हल्का, अपना हल्का और हल्के का, कि इन हल्कों में उम्मीदवार आप खड़े नहीं करेंगे। आप सऊद अजीज़ साहब जो हैं, अगर तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के में खड़े नहीं होते तो कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे वो? बड़े बड़े अभी आने वाले दिनों में अब देखें तो सही होता क्या है। लिहाजा ये सारी खबरें जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना 8-11, 16 भी नहीं 8-11, ये सारी खबरें वो चल रही थी। असल खबर ये है, असल खबर ये है कि चनियोट की रियोरी भी खाई है, पहलवान की रियोरी भी खाई है, बादाम भी खाए हैं, खाना भी अच्छा खाया है, और चौधरी शहजाद साहब की हरियत दरियाफ्त हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो खैर मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। ओ भाई मुझे एक बात तो बताएं, तो ये इतनी लंबी मुसाफत रायगंज जाएगी? तो वो कौन से स्पेशल इनको मिलने गए थे? और भी बहुत से काम थे, और भी बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पे, उसके लिए गए थे। और आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मानना चाहिए, मानना चाहिए। वोट तहरीक इंसाफ का है। मियाँ साहब आए, आके कंपेन करें, अगर इनका वोट बैंक का है तो सामने आ जाएगा। मेरे पास जो इतला है, जहां जहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले, नून लीग का वर्कर इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। नून लीग का वर्कर कहता है कि जनाब हम इन्हें सपोर्ट करने से बेहतर है कि हम वोट ही डाले ना जाए। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूं। इन हलकों में फिर आप क्या देखते हैं? टर्नआउट कम? टर्नआउट वो भाई फराकते बड़े चेहरे आउट होंगे। मैं तो आज प्रोग्राम रखा था कि आज हम सिर्फ प्रोग्राम करते, एक एक हल्के पे डिस्कस करते, हम बता देते कि इस वक्त सियासत किस तरफ जा रही है, कौन कहां पर हार रहा है, कौन कहां पे जीत रहा है, किसने कहां पे क्या करना है। अगर 1% चांस होते हैं पीडीएम के जीतने के, तो आज ये कहते हैं इलेक्शन में इलेक्शन करवाते। क्या पीडीएम के लोगों ने नहीं कहा कि हमें बजट पेश करने की इजाजत दे दें, जून तक हमें इजाजत दे दें, आप भी असम्बलियों में आ जाएं, हम भी असम्बलियों में रहते हैं, जून तक हमें इजाजत दें, जून के बाद इलेक्शन कराते हैं। क्या ये बात एक अहम तरीन जगह पर नहीं हुई? तो फिर क्या नतीजा निकला उसका? अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अभी तक सारी चीजें जो है ना उसी तरह चल। आपको मुज़ाकरात का कुली तौर पर नतीजा सिफर ही दिखाई देता है? मुज़ाकरात में बिल्कुल 0/0/0, उससे भी आगे 0। एक लग ही नहीं रहा साथ, ना एक साथ आगे लग रहा है ना पीछे लग रहा है। 0 जा रहे। इसलिए जा रहे हैं इक़्तिदार के वानों में कुछ लोग बैठे, जिस तरह मैंने कहा कि कोई
डैडी बचाओ पापा बचाओ, तो कोई डैडी बचाओ, तो कोई मुझे खा लो, मुझे खाने दो, ये सारे चीज़ें चलते हैं, इसी तरह चल रहा है। यासर साहब आने वाले दिन ज़रा देखिएगा, टूट फूट हो चुकी है, कभी भी बहुत सी जमातें इकट्ठी नहीं रह सकती। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बड़ी सर्दी होती है, ये जो बर्फ़बारी का सीज़न है ना, ये सियासी बर्फ़बारी शुरू होने वाली है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस ठंड में सियासी हिद्दत पैदा नहीं होगी? ये भी ठंड इंतहाई बेचारे सियासतदान तो परेशान ही बड़े हैं, बहुत शदीद परेशान हैं, इतने शदीद परेशान है आप सोच नहीं सकते। हलकों में जा नहीं रहे, हलकों में जाते हलके वाले पूछते हैं लाए क्या हो, पल्ले क्या है, हमारे साथ किया क्या है, हमें क्या दोगे, ये पूछते हैं। है क्या इनके पास देने के लिए? 300 रुपए किलो टमाटर, अदरक, लहसुन, वो तो प्याज, 55 लाख डॉलर्स का ये सामान तो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। तो इससे भी ज्यादा फंसा होगा। उसके बाद क्या है, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, कर दें, उससे क्या होगा? अवाम नहीं बोलती, अवाम अब मदारी बूना सब देख चुकी है। बस आपको बता दो, जा रहे हैं सब कुछ। शाहिद खान अब्बासी साहब क्यों आजकल मीडिया से आउट है? कौन? शाहिद खान अब्बासी साहब। उनको इन कर देंगे तो बेचारे सदर, तो उसका हक है बेचारे का बनना, उस बेचारे का काम है। सदर असल तो मुस्लिम लीग नून का सदर शाहिद खान अब्बासी साहब को बनना चाहिए, हक भी उनका है और लाइक भी करते हैं, लेकिन सदारत वजारत और बाकी चीज़ें घर से बाहर कभी जाने देते हैं कोई? वो इसलिए आउट हैं बेचारे। अभी थोड़ी देर सब्र तो करें, कुछ अरसे बाद आपको बहुत से लोग बहुत सी जगह से आउट नजर आएंगे। अच्छा राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान क्या कर रही है? कब तक असम्बलियाँ तहलील होंगी? आज का फैसला क्या हुआ जो मुलाकातें हो रही हैं? आज का फैसले में कुछ पैगाम आया है, पूछते हैं जाजुल हक साहब से क्या पैगाम लेके आए हैं। वो पैगाम लेके गए थे? हाँ, वो कुछ पैगाम भी लेके गए थे, अगर उन्होंने बता दिया तो। कभी भी नहीं बताएंगे? चले फिर हम खुद निकाल लेंगे, कल के प्रोग्राम में सामने ले आएंगे। तो वैसे अरकान असेंबली से मुलाकातों में क्या इत्तेफाक हुआ है? अरकान, अच्छा मैं आपको एक बात, चलें आपको क्या बता दूँ, एक बड़ी खबर आपको दे दूँ। इनको खदशा ये है कि ये अरकान असेंबली ने इन्हें पूरा इख्तियार दिया है। अब इनको खदशा और रिपोर्ट ये मिली है कि ये कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे? भाई आपके पास आइनी तौर पे इख्तियार है, आप अचानक मुल्क में कोई ऐसी आफत लाकर या कोई ऐसी चीज़ लाकर अरेंज करना, मैनेज करना आपने, आप एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, एमरजेंसी डिक्लेयर हो तो इलेक्शन होते ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे मुझे बताएं ना। और इन चीज़ों के ये मास्टर हैं, PhD हैं ये इन चीज़ों के। इस सारी सूरत हाल के बाद तीसरी तरफ से खामोशी होगी, देखा जाएगा। मैंने तो कहा कि रास्ते बंद हो गए, इसलिए तो कह रहा है, इसलिए तो कह रहा थोड़ा सा देखें तो सही आगे होता क्या। आज वज़ीर ख़जाना ने बयान उलट दे दिया, उनका ये कहना है कि मईशत बेहतर समत में जा रही है, ये ढिंढोरा पीट रही है अपोजिशन पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती है, ये बातों से दिवालिया कर देंगे। 2 दिन पहले बयान कुछ और था, सदर से जाके मुलाकात में बातें कुछ और हैं। इसलिए वो बयान दिया है कि खिंचाई हुई ना, खिंचाई के बाद उन्होंने कहा कि कीता जाए, फिर उन्होंने कहा चलो बयान चेंज कर लेते हैं, फिर इसी तरह चल रहा है ना सारा कुछ। अच्छा राना साहब, एक बात चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब अभी कुछ वक्त चाहते हैं। खान साहब को उन्होंने ये कहा है कि अभी मुझे कुछ दिन चाहिए, मैं पंजाब के अंदर कुछ तरक्याती काम है वो मुकम्मल करना चाहता हूँ, ऐसी कोई इत्तला है? नहीं, कुछ दिन नहीं, उन्होंने कहा खान साहब आपके हैं। आज ना मोनस इलाही साहब ने तो वाज़ेह कह दिया कि 5 मिनट में हम हुकूमत तोड़ देंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस पर तैयार है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि फ़ैसला करने से पहले तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें। सही, बस इतनी सी बात। पंजाब में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं या उसके अलावा जो सियासी हालात हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। नाज़रीन, इसी बारे में मज़ीद भी बात की जाएगी। इस वक्त सियासी पंडित क्या राय रखते हैं और दोनों तरफ से जमातों की राय क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, कहीं नहीं जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर मेल मुलाकातें भी हो रही हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे जो बयानात हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में कभी इस्तेहकाम के इशारे दिखाई देते हैं
और कभी गैर मुस्तहकम सूरत हाल देखने को मिल रही है। क्या पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है या गैर मुस्तहकम की सूरत हाल का सामना है? पाकिस्तान के रवाबित बैरूनी सतह पर कितने बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान में नए इंतखाबात की जो गूंज गाहे बगाहे सुनाई दे रही है, क्या इस गूंज में कोई हकीकत है? क्या ये फैसले मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे या यूं ही डेडलॉक बरकरार रहेगा और मुलाकातों पे मुलाकातें होती रहेंगी? इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, हमें यह बता दीजिए कि किसकी बात पर यकीन करना है? आज वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने यह कहा कि मईशत बेहतर समत में है। ये अपोजिशन है जो मुल्क को दिवालिया करने के दर पे है और अपने बयानात के जरिए ये दिवालिया साबित करना चाहते हैं। कल पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि पाकिस्तान की मईशत ज़मी बोस हो चुकी है, हमें इकदामात उठाना है। उससे पहले सदर मुमलिकत से मुलाकात में इसहाक डार साहब कुछ और राय रख रहे थे, दीगर वज़रा ने कुछ और राय रखी। अब आज आके हमने माननी किसकी है, आज के वजीर खजाना के बयान की या माजी के बयान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू मईशत को है वो डॉलर्स की शॉर्टेज का है और उसका जो रास्ता है उस शॉर्टेज को दूर करने का वो बजरिया IMF है। तो इस चीज़ को तो हम तस्लीम करते हैं कि अभी एक टाइट सिचुएशन है, लेकिन हुकूमत हर वो इकदाम ले रही है जो मुमकिन तौर पे पॉसिबल है। IMF का 9th रिव्यू अभी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और हमें जो ट्रांच है जिसकी ज़रूरत है वो मिलेगी और उसके बाद फिर जो दीगर और ज़रायों से जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक चैलेंज है, ये इसको हम हल कर रहे हैं। बिल्कुल इस चैलेंज के अंदर हम ये चाहते हैं कि मुल्क को ना ऐसे पिच किया जाए कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, जो कि एक सही सूरत हाल है। दिवालिया नहीं हो रहा मुल्क को लिक्विडिटी डॉलर क्राइसिस है जिसका हल जो है वो हुकूमत के पास है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि मुल्क की जो प्रोजेक्शन है वो गलत ना हो। अगर मुल्क के सियासतदान या बड़ी जमातें उसकी प्रोजेक्शन ही गलत करेंगी तो उसका नुकसान ज़रूर पहुंचता है मईशत को। तो ये सारा मामला है और हुकूमत के पास पूरा प्लान है कि हमने इस गैप को, जो डॉलर की गैप है, उसको कैसे हमने फाइनेंस करना। राना साहब, कब तक होगा ये? इसहाक डार साहब आए तो कहा गया डॉलर तेज़ी से नीचे आया और फिर इसहाक डार साहब ने ही कहा कि मैं 1 महीने में डॉलर महंगा करने वाले और इस माफिया को बेनकाब भी करूंगा, पकड़ूंगा भी, जेलों में भी डालूंगा। ये हमारा बयान ही इसहाक डार साहब का है और उन्होंने कहा कि मैं डॉलर को पुरानी कीमत पे लेके आऊँगा। अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ। अभी तक तो ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना वो माफिया सामने आया, ना ही डॉलर जो है उसी रेट पे आया जिस रेट पे था। चले इसमें एक मेजर चीज़ तो ये है, देखें, अगर आपने हमारी कारकर्दगी देखनी है तो वो 2013 से 2018 की कारकर्दगी थी जो बेहतरीन थी। ये हम आग बुझा रहे हैं। जो 4 साल जो एक शोला आग पकड़ने की तैयारी में था वो आग भड़क गई और अब हम उसको बुझा रहे हैं ये पिछले 7-8 महीने में। देखें, डॉलर शॉर्टेज हमने नहीं बनाई, ये पिछले 1-1.25 साल से जो IMF के साथ कभी मुआहदा ऑन कभी ऑफ, जो एक डिस्ट्रस्ट की फ़ज़ा थी, ये उसका तसलसल है जो अब तक चल रहा है, जिसको हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल डार साहब ने कहा था कि मैं डॉलर को कंट्रोल करूंगा और जब वो आए तो उसके हमें नताइज भी नज़र आए, लेकिन इस मुल्क में एक सियासी बहरान भी चल रहा था, उसका भी इम्पैक्ट है। फिर उसके साथ साथ जो एक दुनिया के अंदर जो एक रिसेशन वाला माहौल चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। उसके अंदर फ्लड्स आ गए जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये सब मामलात जो हैं एक मुश्किल हालात पैदा करके रखे हुए हैं, लेकिन इसको हम हैंडल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इन मुश्किल हालात के बावजूद जो है जो राना एहसान साहब किस तरीके से होंगे? तवानाई के मंसूबे ले लें, अभी तक सिर्फ ऐलानात हैं। दूसरी तरफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जितना फ़र्क है आप उससे बखूबी वाकफियत रखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, ड्राई पोर्ट पे क्या क्या कुछ नहीं फंसा हुआ। $55 लाख की तो सिर्फ सब्जियां फंसी हुई हैं, सोयाबीन फंसा हुआ है, एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी है, इंपोर्ट को बढ़ाई जा रहे हैं। किस तरीके से बेहतर समत होगी, हमें भी बता दीजिए कि इस्लाहात क्या हो रही? देखिए, नंबर 1, सब्जियां तो कोई नहीं अब फंसी हुई, वो निकल चुकी हैं। सोयाबीन का मसला भी हल हो चुका है। बाकी बिल्कुल सर वो आपने हल नहीं किया, उन्होंने बजरिया अदालत
हल किया ना, उसका एक हल बन गया। लेकिन इंपोर्ट कंप्रेशन हो रही है, उसकी वजूहात मैंने आपको बयान कर दी। लेकिन देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉलर की जब शॉर्टेज थी उसमें हुकूमत क्या कर सकती थी। हुकूमत ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको 50% पिछले साल के कंपैरिजन में ले आया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की कि हुकूमत ने करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा किया है। यही हमारा मुआहदा था IMF के साथ। तो ये जो इंपोर्ट कंप्रेशर है, कोई कंप्रेशन जो है ये हमेशा के लिए नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब हमारा IMF का 9 ट्रांच होगा और हमें और भी जो हमारी इनफ्लोज हैं वो आएंगी तो हम इस इंपोर्ट कंप्रेशन को ईज आउट करेंगे। राना साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मेरा एक बीच में सवाल ले लें। आप ये कहते हैं डॉलर सबसे बड़ा मसला है, आपकी खजाना की कमेटी के अंदर बारहा ये बातें हुई कि आपके 2-3 बॉर्डर ऐसे हैं जहां से डॉलर बैरून मुल्क स्मगल हो रहे हैं, आपने तब भी उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, वहां पे सर्च नहीं बढ़ाई। अभी मौजूदा सूरत हाल में गारंटी क्या होगी कि आएंगे तो बच के रह जाएंगे? देखिए, राणा साहब का भी सवाल था, मुझे वो मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन आपके सवाल को जोड़ के मैं दे देता हूं। एक तो बैंकों के खिलाफ एक्शन हुआ है, हमने पेनलाइज भी किया है बैंकों को। वो पब्लिक नहीं किया उसको, क्योंकि पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती वरना बैंक की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है, लेकिन हमने फुली पेनलाइज किया। इसी तरह जो हमें एक्सचेंज कंपनीज लगी जो क्या कहते हैं कानून तोड़ रही थी, उनको भी पेनलाइज किया है। जो अफगानिस्तान का मसला है वो जरूर पेचीदा है, उसको हमने वहां FIA या IB या ISI की मदद के जरिए हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें, इशू ये है कि अफगानिस्तान के पास तो कहीं से डॉलर आना नहीं है और अफगानिस्तान के अंदर स्मगलिंग भी हो रही है, उसको हम रोक रहे हैं जिस हद तक रोक सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर हुकूमत की नज़र भी है, फोकस भी है, हम काविश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट पिछले साल हुई थी, हमने 31 अरब डॉलर की हमने जो है वो एक्सपोर्ट की थी। 49 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। अब हमारा टारगेट है कि हम इसको कम करें इंपोर्ट। चलिए राणा साहब, इस पे तो बात करते रहेंगे, आपने बहुत अच्छे काम किए, अल्लाह करे कि इसी तरह हो जाए और अल्लाह करे इसहाक डार साहब भी जो कहते हैं वो हो जाए, क्योंकि अक्सर होता नहीं। चलें ये तो बता दें, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं गली गली तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तैयारियां जो शुरू हुई हैं, ये मियाँ साहब की कब तक आमद मुतवक्के है? देखिए, मियाँ साहब की आमद के ऊपर उनको एक भरपूर इस्तकबाल दिया जाएगा और पूरी जो जमात है वो वार्ड से लेके UC लेवल तक इंशाल्लाह ताला एक्टिवेट होगी। मियाँ साहब इंशाल्लाह जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि उन्होंने तैयारियां पकड़ ली हैं और वो जल्द पाकिस्तान जो है वो वापस आएंगे। मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन महीना ही बता दें। देखिए, एयाज सादिक साहब ने जनवरी का है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले वो जरूर यहाँ आ जाए। राना तनवीर साहब भी कल जनवरी कह के गए हैं हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल, तो फिर उन्हीं की बात सुनने मेरे पास तो और कोई इजाफी इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अब तो माशाल्लाह वो तंदुरुस्त हैं, कोई बीमारी भी नहीं है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र से कामला अता फरमाए। तो उन्हें बुला लें पाकिस्तान। अब तो उधर सर्दी बड़ी है, लंदन में पाकिस्तान बुलाएं। पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो बड़े मज़ेदार बने हुए हैं, तो मियाँ साहब अब तो पाकिस्तान में होना चाहिए ना। ये जिसकी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश भरपूर तरीके से पूरी होगी। कब होगी राना साहब, कब होगी? ये आपको कहते हुए अरसा गुजर गया, हमें सुनते हुए अरसा गुजर गया। मैं तो राना साहब के सामने अब डर के सवाल भी नहीं करता कि मियाँ साहब की वापसी के वाले से मुझे ताने देना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, आप सबका इंतजार जो है इंशाल्लाह जल्द खत्म होगा और वो हमारी कैंपेन को लीड करेंगे इंशाल्लाह। और वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टी के अगर वो कैंपेन को लीड करेंगे तो इसका मतलब है जनवरी के बाद इलेक्शन आ रहे हैं। अगर वो जनवरी में आ रहे हैं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, अभी इलेक्शंस की तारीख के मामले में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। लेकिन अच्छा राना एहसान साहब, दौरा सऊदी अरब से क्या हासिल होगा? कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई बड़ी खुशखबरी है, कोई मईशत की बेहतरी के इशारे हैं? देखें, 2 टारगेट हैं। एक तो हमारा एम है कि $3 बिलियन का हमें एक कह लें कि बजटरी सपोर्ट हमें मिल जाए सऊदी अरेबिया से। दूसरा, हमें जो उनका $1.2 बिलियन का जो एक डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी है उसको हम डबल करना चाह रहे हैं। तो ये कुल मिला के $4.2 बिलियन का पैकेज है जो सऊदीज के साथ काफ़ी अरसे से जिस पे बातचीत भी हो रही थी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी रहती हुकूमत में हो जाएंगी।
अभी हमारी हुकूमत को 9 महीने हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हो जाएगी इस टाइम। आपको बड़ी उम्मीद है, कौम को भी आपसे बड़ी उम्मीद थी, कौम की उम्मीद कब पूरी होगी? देखिए, मैंने बताया जिस तरह के कौम जो ये 1 साल का टेन्योर है, ये आग बुझाने के ऊपर लगाया गया है। इंशाल्लाह ताला जब हमें कौम 5 साल के मैंडेट के लिए इलेक्ट करेगी अगले इलेक्शन में, तो हम कौम की सारी उम्मीदें जो हैं। राना साहब, वो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 5 साल के इलेक्ट करेंगे? कोई एक काम बता देना कि जिससे अवाम को आपने रिलीफ दिया हो। आपके फैसलाबाद में एक इलेक्शन हुआ है, आप वो भी हार गए हैं, आपके बाकी जगह हमने आग बुझाई है, जो आग मईशत के अंदर इमरान खान ने लगाई, जो एक वो कहते हैं कि आपने लगाई, आप कहते हैं उन्होंने लगाई, हम तो सुन के थक गए। हम 6-8 महीने में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ जो उनका गंद है वो साफ कर रहे हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंस आपने देखनी है। अच्छा राना साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आप जानते हैं कि इलाके की सियासत कुछ और होती है और वफाकी सतह की सियासत कुछ और होती है। इलाके की सियासत में काम देखा जाता है, वो मजमूई तार के ऊपर एक तासुर लेते हैं और उसी तासुर की बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं। आप समझते हैं कि इलाके की सियासत में लोगों को राम कर लेंगे सिर्फ इन्हीं बुनियादों पर? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम बहुत अक्लमंद है, दानिशमंद है। वो जानती है कि 1 साल जो हमें ये मिला है टेन्योर, हमने इमरान खान का गन साफ किया है, उसकी जो गलत पॉलिसियां थी उसको बेहतरी की तरफ हम मईशत को बचाने में लगा है। हमारी अवाम भरपूर वाकिफ है कि हम वो जमात हैं जो सीपैक लेके आए, जो इस मुल्क में जिसने अंधेरे खत्म किए, गैस की शॉर्टेज को खत्म किया। राना साहब इतना भी ना करें। देखें, आपके दौर में लोड शेडिंग अरूज पे रही है, ऐसा ना करें राना साहब। अंधेरे कौन से खत्म कर दिए? अंधेरे खत्म कर दिए आपने बाकी कामों के, बल्कि अंधेरे ऐसे आपके दौर में याद कर लेना कि आपके दौर में गैस बिजली किसकी लोड शेडिंग नहीं रही। राना साहब, आज अगर कोई गैस आ रही है तो उसी टर्मिनल पे आ रही है जो PMLN ने बनाया, PTI ने नहीं बनाया ना सर, टर्मिनल नहीं बनाया, उसी टर्मिनल पे गैस आ रही है। और अगर 11-12 हज़ार मेगावाट हमने लगाए हैं तो आज वही बिजली पैदा कर रहे हैं। और वो अगर हम ना लगाते तो मुल्क में शायद 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम दानिशमंद है, अवाम को पता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने 12-12, 14-14 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग सही है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया राना अफजाल साहब इस हवाले से लेने के लिए। नाज़रीन, राना अफजाल साहब के मुताबिक, यानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे और बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, जब वफाकी हुकूमत के तमाम वज़रा, तमाम मुआवनीन खुसूसी, वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के तमाम रहनुमा एक ही मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, उसके पास तुरब का पत्ता क्या होगा, अरकान असम्बली को क्या समझाया गया है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मंजरनामा क्या देखा जा रहा है, और कुली तौर पर सियासत कहाँ पर होगी, क्या निगरान हुकूमत आएगी, वो सेटअप आएगा तो कितनी तवालत इख्तियार करेगा, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, आज आपने खान साहब से मुलाकात भी की है, खान साहब के इरादे क्या दिखाई देते हैं? क्या वो इलेक्शन को नजदीक देख रहे हैं? अगर नजदीक देख रहे हैं तो कितना? देखिए, खान साहब ने तो अपनी बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी है। 2 टोक बात कर दी थी उन्होंने जब लॉन्ग मार्च खत्म हुआ था कि हम असम्बलियाँ तहलील करने को जा रहे। मुशावरत अगर पहले हो जाती तो मामला अभी तक बहुत बेहतर हो जाने थे। मेरे ख्याल में अभी भी वो बड़े डिटरमिन्ड हैं कि जितना जल्दी इलेक्शंस हो जाए उतना बेहतर है मुल्क के लिए। और मौजूदा सूरत हाल देखते हुए जितना मर्जी राग इलाप लें, हुकूमती अरकान के वक्त पर होंगे। देखें, अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो फिर वक्त पे कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त जो हालात हमारे जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इक्तिसादी तौर पर मार्केट के क्या हालात हैं। आज हमारे पोर्ट्स पे अगर आप देख लें तो हजारों कंटेनर खड़े हुए हैं, 12 शिप्स खड़ी हुई हैं सोयाबीन की, जिसपे 22 अरब रुपए की एक शिप है और वो रिलीज नहीं हो रही। किस वजह से? कि डॉलर नहीं है, एलसीज नहीं रिडीम कर सक रहे। इसी तरह बाकी इंपोर्ट की चीजें जो हैं वो सारी की सारी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे तो
कैद पड़ जाएगा अगर ये मामला ठीक ना किए तो। अभी बड़ी मुश्किल से साहब ये तो बताएं, ये तो बात चल रही है, आज पैगाम किसका किसको क्या दिया? पैगाम आज कोई पैगाम दिया है, कोई मशवरा दिया, क्या दिया ये तो बताएं। देखें, पैगाम भी मशवरा भी खान साहब ने कि मामलात को वो आगे ले जाना चाहते हैं, बेहतर अंदाज में लगाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन तरीका एक ही है कि जिद को छोड़कर मैदान में आए और मैदान में आगे बात करें। और मेरा ख्याल है मैदान क्या देख रहे हैं, हुकूमत की परेशानी देखें ना आप, राना साहब आप देखें तो सही ना कि साग डार ने क्यों ईवान सदर की यात्रा शुरू की है कि इनको पता लग गया है कि अब हमारे आइन के अंदर रहते हुए हमने कोई तरीका निकालना है, वो सपोर्ट हमारे पास अब नहीं है जो जिसके जरिए हम आए थे, तो अब वो परेशानी की वजह से जा रहे आ रहे हैं ना। अब कोई रास्ता निकालेंगे। मुझसे ज्यादा आपसे ज्यादा अंदरूनी इक्तिसादी मामलात को इसाक डार से बेहतर कोई नहीं जानता, और उनको पता है कि हम आज खान साहब ने आपको फाइनल क्या किया? दिसंबर में असम्बलियां डिसॉल्व कर रहे हैं, तहलील कर रहे हैं, जब कर रहे हैं जी, उन्होंने जब कहा हुआ है कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो कर रहे हैं। तो अगर वो कर देते हैं और उस दौरान में इलेक्शन नहीं होते तो देखिए ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। फिर अगर आप ये जिद पकड़ लेंगे तो फिर इलेक्शन करवाने वाले इलेक्शन करवा भी देंगे। 62% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने वाले तैयार हैं, इलेक्शन करवाने वालों के पास चारा और क्या है मुझे बताएं। मौजूदा हुकूमत को तो जितना लंबा खींचेंगे उतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखें, सऊदी सफीर का बयान सुने आप। सऊदी सफीर ने कोई अपनी बात तो नहीं की, उनका क्या स्टेक पे है, वो तो अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत की बात की है, उन्होंने बताया है कि जनाब जब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी मामलात आगे नहीं चल सकते। ये पैगाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने हुकूमत को दिया है, चाहे वो मीडिया के जरिए दिया है चाहे जैसे भी दिया है। आप नवाफ बिन सईद अल मालिकी की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। उनके अलावा भी दीगर ममालिक सब यही कह रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं ना हफ्ते में हो जाएगा मामला, $3 अरब और रखवा देगा सऊदी अरेबिया। $3 अरब डिपॉजिट पे रखवाना जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, तो आप उससे क्या ताकत कर लेंगे? देखें ना, इस वक्त आपके जो रिजर्व हैं वो 6 बिलियन के करीब है, और इसका मतलब है कि आप माइनस में जा रहे हैं। ये पैसा सारा रेमिटेंसेस का जो आया हुआ है आपके पास पड़ा हुआ है, आपका अपना कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है आपको पता ही नहीं है। इसीलिए बैंक जो हैं उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और अपने कस्टमर से मिलना छोड़ दिया उन्होंने कि उनके पास डॉलर्स अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा चलें, ये तो बता दें, एक चीज़ तो बता दें, आप कोई वैसे मुहावरतन फिक्रातन मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ वैसे नहीं होती, आप किसी जगह कोई डिग्गी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? देखिए डिग्गी का इस्तेमाल देखें जिसने करना था उन्होंने कर लिया। अच्छा। उन्होंने डिग्गी की सैर करने से मुफादात भी उठा लिए, देखे ना। वैसे एजाज साहब आपका ये जुमला ज़बाने ज़द-ए-आम हुआ है। ये आप पे एक तोहमत है कि आपने डिग्गी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो लोग ये कहते हैं कि ये तो आपने पता नहीं कहाँ से इख्तरा निकाली। मैंने तो मुशाबत के तौर पे कहा था, और अगर मैं गलत हूँ तो मैंने कहा कि आप आज भी हल्फन कह रहे हैं तो मैं आपसे मतलब आपके टेलीविजन पे बैठ के आपके दोनों के बीच में बैठकर माफी मांग लूंगा मैं। मतलब अगर मैं झूठ हुआ। 3 लोग हैं राना साहब, 3 लोग हैं जिनके साथ ये बारी बारी गए, तीनों ने अलग अलग जो है वो बताया, सिर्फ मुझे नहीं बताया और लोगों को भी बताया। यानी तो 3 गाड़ियां तो अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि एक ही गाड़ी में गए हैं, आप कह रहे हैं 3 लोगों के साथ मुख्तलिफ 3 गाड़ियों में अलग अलग गए हैं। बड़ी गाड़ियां होंगी ना, क्यों डिग्गी बड़ी चाहिए? लाजमी बात है, उसकी पिछली सीट पे लेट के गए हो, अगली सीट पे मास्क पहन कर गए हो या डिग्गी में बैठ कर गए हो, ये अब उनसे पूछ लें आप कैसे गए थे। एजाज साहब ये बताइए कि इस वक्त पंजाब के हवाले से खान साहब क्या यकीन रखते हैं? पंजाब में अगर असेंबली डिसॉल्व की जाएगी तो कब तक करने का इरादा है, और चौधरी परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश या इजहार क्या है? देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, खान साहब ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। देखें, 3 महीने एक्सटेंड करके ना असेंबली को आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। देखें, डेवलपमेंट फंड से और डेवलपमेंट करवा के अगर वोट मिलना होता तो मैंने ऐसे मेंबरान को जानता हूं जिन्होंने गलियां सीमेंटेड करवा दी थी, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन जमानतें जब्त हो गई थी बाद में। इस वक्त एक रुझान है मुल्क के अंदर
एक परेशानी है, एक बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आप देख लेंगे पिछले दिनों क्या हुआ। अपना वजीर के साथ जब मुलाकात हुई उनकी तो गाली गलोच और हाथापाई पे बात आ गई। तो आज भी अगर समझ नहीं आ रही तो फिर क्या होगा। पिछले दिनों आप अखबार में पढ़ लें, मैं अगर गलत होऊंगा तो मेरे पास तो पड़ी हुई है कॉपी उसकी, कि उन्होंने कहा कि वजारत खजाना ने बताया कि वजारत दफा को उनकी ज़रूरियात के लिए पैसे देने के लिए उनके पास नहीं है। तो आपके फिर जनाब इंजन कहाँ से आएंगे, आपकी बंदूकें कहाँ से आएंगी, आपके टैंक कैसे बनेंगे, ये अब फंडर कैसे तैयार होंगे आपके, जब आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप अगर इन हालात में पहुंच गए हैं तो भाईजान मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप सियासत से दूर ए पॉलिटिकल, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को और मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि आपको करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खातिर तो कोई ए पॉलिटिकल नहीं ना। जुडिशरी ने अपना किरदार अदा करना है, पॉलिटिशियन ने अपना करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना करना है। तो क्या ये सब जोड़कर नहीं बैठ सकते आज हालात? इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन मेरा ख्याल है जो मुझे लगता है कि रमजान से पहले तो बहुत मुश्किल है। अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, खासतौर पर पंजाब और KP की असेंबली अगर डिसॉल्व कर दी। अगर ये जनवरी में बात चली गई तो मई और अगस्त के दरमियान मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। अच्छा एजाज उल हक साहब, लंदन का क्या हवाल है? लंदन में जो मेल मुलाकातें हो रही हैं इसके पीछे मकासद क्या दिखाई देते हैं? देखिए जी, उन्होंने एक टेस्ट केस तो भेजा ना वापस यहाँ पर, और वो आज रात को मेरे ख्याल में 1-2 बजे पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बेल उनकी इंटरम हो चुकी है, वो आके पेश होंगे, अदालतों का रवैया देखेंगे। अगर अदालतों ने वही किया जो 11 अरब रुपए की खातिर नैब ने कर दिया है कि केसेस जो है सारे ख़त्म कर दिए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी तशरीफ आवरी हो जाएगी। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनको आना चाहिए। एक बड़ी जमात है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक स्टेट्समैन का, एक फादरली फिगर का किरदार अदा करें, वहाँ से बैठकर मुल्क को ना चलाएं। मैं तो ये आज से नहीं 1 साल पहले से कह रहा हूँ, उनके लोगों को भी कहता हूँ जिनको मिलता हूँ मैं, कि उनकी जाके मिन्नत समाजत करें, उनको कहें वापस आ जाए, कुछ नहीं होगा। एजाज साहब, आप आने वाले दिनों के अंदर वापसी अगर उनकी देख रहे हैं तो कितने अरसे पर मुहित देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये तो डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी पंजाब और KPK की असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं और क्या बनता है 13 तारीख को केस का, जो सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं। सही, वो उसके लिए बैठे में अभी उन्होंने एक आधा केस तो देख लिया, फैसल वाडा का जो फैसला आया है, इसी तरह मेरे ख्याल में उनका भी फैसला आ जाएगा, और आ जाए फैसला, आना चाहिए फैसला। नहीं, वो जो फैसल वाडा का फैसला है वो केस हो रहा है मियाँ साहब की नाअहली के हवाले से, वो अपनी तमाम मौके ज़ाया का ख़त्म कर चुके हैं। वो तो कर चुके हैं, इसी तरह हुदैबिया के भी मौक़िफ़ ज़ाया हो चुके थे, लेकिन जब रास्ता निकालना होता है तो टेस्ट केस के तौर पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे आ रहे हैं वो के, तो फिर ये देखा जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उन्होंने आना है तो कितने वक्त में वापस आना है। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।